मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे समीक्षा। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की करेंगे बैठक। सचिवालय में 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। यूके SSSC पेपर केस में सीएम धामी का बयान। कहा, छात्रों को तय करना है किस दिशा में जाना है। ऐसे लोग नेता बने जिनका रोजगार से नाता नहीं। पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच पर होगी रिटायर्ड जज की निगरानी। जस्टिस BS वर्मा को बनाया गया एसआईटी जांच का पर्यवेक्षक। पारदर्शिता सुनिश्चित करने को सरकार ने उठाया कदम। यूके SSSC पेपर मामले को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। सभी जिलों में कांग्रेस आज करेगी धरना प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आज कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा करेंगे। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की सीएम बैठक लेंगे। सचिवालय में 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी। बैठक में दिव्यांगों से जुड़ी योजनाओं और नीतियों पर मंथन होगा। समस्याओं के समाधान और नई पहल पर निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हर वर्गों के लिए कार्य करते नजर आते हैं। ऐसे में आज राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की सीएम बैठक लेने वाले हैं। सचिवालय में 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी। बैठक में दिव्यांगों से जुड़ी योजनाओं और नीतियों पर मंथन होगा। समस्याओं के समाधान और नई पहल पर निर्णय लिया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा करने वाले हैं राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की। ऐसे में क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की जो बैठक है वो यानी 12 बजे से इस दौरान जो है और ये बैठक सचिवालय में होगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल कि जिस तरीके से दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है, उसको लेकर के भी जो है इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से जो दिव्यांग है उनके लिए अस्पतालों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टॉप की बात की जाए तो वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से दुरुस्त इन लोगों के लिए की जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर के जो बैठक है वो इस दौरान यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से जो युवाओं के लिए हर तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं और यहाँ पर जो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान यहाँ पर की जाती है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो दिव्यांग है, दिव्यांगों को किसी भी तरीके से कोई असुविधा जो है इस दौरान ना हो सके, इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पर की जा सके। साथ ही साथ जो सार्वजनिक जो स्थल है वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जिस तरीके से जो दिव्यांग है उनको कई जगहों पर दिक्कतें इस दौरान आती हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इसको लेकर के भी यहाँ पर बात करते हुए, मंथन करते हुए इस दौरान जो है यहाँ पर नजर आएंगे। तो ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है पायल कि आज की जो बैठक इस दौरान होने जा रही है सचिवालय में, काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इस बैठक को यहाँ पर माना जा रहा है। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। लगातार देखा जाता है विनय कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हर वर्ग के लिए कार्य करते नजर आते हैं। ऐसे में जब दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की आज सीएम बैठक लेंगे तो क्या कुछ फैसले दिव्यांगों के लिए लिए जा सकते हैं? साथ ही ये भी बताइए कि पहले से कौन कौन सी योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही है उत्तराखंड में? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर दिव्यांगों को लेकर के अगर बात की जाए तो दिव्यांगों को लेकर के कई ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो इस दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर पेंशन योजना की अगर बात करें या फिर इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर उनको जो छूट है, किराए में जो छूट है वो इस दौरान यहाँ पर दी जाती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल की
काफी महत्वपूर्ण जो आज बैठक है वो इस दौरान सचिवालय में होने जा रही है और 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। तो ऐसे में और क्या कुछ नया जो है इस दौरान उन दिव्यांगों के लिए यहाँ पर किया जा सकता है, तो इसको लेकर के भी आज जो मंथन है वो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अधिकारियों के साथ में करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कई यहाँ पर बात की जाए तो कई ऐसे अस्पताल है, अस्पतालों में जो है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान की जाती है दिव्यांगों के लिए, लेकिन जो है बड़ी संख्या में जब मरीज इस दौरान अस्पतालों में पहुंचते हैं तो उनके भी जो है इस दौरान यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो यहाँ पर दिव्यांगों की अगर बात की जाए तो हर तरह से दिव्यांगों को जो है पूरी सुविधाएं जो इस दौरान यहाँ पर मिल सके, या फिर इसके अलावा जो योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है उसको लेकर के भी जो है इस दौरान यहाँ पर जो है मंथन इस दौरान किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पायल देखा जा सकता है कि आज की जो बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं तो काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है इस दौरान यहाँ पर रहने वाली है। जी बिल्कुल, तो कई फैसले जो है लिए जा सकते हैं। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा करने वाले हैं। आपका शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने सुल्तानपुर में उसके परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल और एसपी देहात शेखर सुयाल पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खालिद और उसके चाचा द्वारा सरकारी जमीन पर दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया। इस दौरान परिवार के लोगों ने कहा कि गलत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम किशोर द्वारा हिंदू समाज के लिए की गई अभद्र पोस्ट के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कोतवाली सहसपुर का घेराव करते हुए देहरादून पाउंटा साहिब हाईवे जाम कर दिया, जिससे सड़क पर भारी जाम लग गया। आक्रोशित लोगों को कोतवाली पुलिस ने बामुश्किल किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया, मगर आक्रोशित लोग मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे, जहां उन्होंने कोतवाली के अंदर भी धरना दिया और देर रात तक वहीं जमे रहे। ये एक नाबालिग बच्चे द्वारा एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड कर दी गई थी, क्योंकि कुछ आपत्तिजनक थी। इसी बात को लेकर इनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया था। अब इनको आश्वस्त कर दिया गया है कि जो भी इसके बीच में होगा और वो उसकी जांच की जाएगी और समझ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम धामी बद्रीनाथ धाम में स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन द्वारा बद्रीनाथ माणा पास एमटीबी चैलेंज 2025 का आज शुभारंभ करेंगे। एडवेंचर टूरिज्म के साथ वाइब्रेंट टूरिज्म और सीमा दर्शन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल की जाएगी। वहीं इस इवेंट की ओपनिंग शिरोमणि में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र और पूर्व सीएम उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी ने भी ज्योतिर्मठ पहुंचकर पौराणिक नरसिंह नवदुर्गा मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का तुलसी प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। वहीं माणा पास एमटीबी चैलेंज की आयोजक संस्था स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने इस मेगा इवेंट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी प्रतिभागी भी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। तो ज्योतिर्मठ से खबर, जहां वाइब्रेंट टूरिज्म और सीमा दर्शन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि माणा पास एमटीबी चैलेंज 2025 शुरू होगी। और देहरादून के साहिया स्थित सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय कॉलेज में आयोजित महाविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में शुभम और कविता को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। प्रतियोगिता में खो खो, वॉलीबॉल, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, लंबी कूद, 100 व 200 मीटर दौड़ और कबड्डी जैसी स्पर्धाएं आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर शुभम और कविता को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कैंप नोडल अधिकारी डॉक्टर दिनेश चौहान, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप पुनियाल, डॉक्टर विक्रम सिंह और भाजपा नेता अमर सिंह चौहान मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चौहान ने कहा कि हमारे युवा खेलों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खेल अनुशासन, फिटनेस और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। SMR जनजातीय पीजी कॉलेज छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से प्रथम बार पिछली बार हमको कबड्डी की मेजबानी दी थी, इस बार हमको दूसरी बार वो मेजबानी का अवसर मिला है। और ये जो 3 दिवसीय यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, उन सब में हमारे महाविद्यालय के छात्र प्रतिभाग कर पाएँ। और आज जिन बच्चों को प्रमाण पत्र और मेडल दिए हैं, एक तरीके से इनका चयन विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है। और आने वाले 28 और 29-30 तारीख को जो यहाँ कबड्डी की जो प्रतियोगिता होनी है, उसमें गढ़वाल मंडल के लगभग 30 से 50 महाविद्यालय यहाँ प्रतिभाग करेंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड भट्टवाड़ी का साडा गांव भू धसाव की जद में आ गया है। ग्रामीणों के घरों में लगातार दरारें पड़ रही हैं, जिसके कारण ग्रामीण खतरे के साए में रहने को मजबूर है। इससे पहले 2008 में भी इस गांव के घरों में दरारें पड़ने की घटनाएं हुई थी। अब एक बार फिर गांव के कई भवनों में दरारें पड़ चुकी है। ग्रामीणों की छानियां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और आवासीय भवनों में धीरे धीरे दरारें पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराकर उन्हें यहां से सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करे। वहीं गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि जल्दी ही गांव में भूगर्भीय टीमों को भेजकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा और अगर रिपोर्ट में कोई खतरा दिखता है तो ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा। हमारी ग्राम पंचायत सारा में जो है विगत कई दिनों से भूस्खलन हो रहा है, जिससे पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया है। और हम ये चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत सारा के विस्थापन व मुआवजा दिया जाए। पूरे उत्तराखंड में ही और पूरे जनपद में, और जनपद के हमारे आप सबको पता है कि धराली में हो लगातार अतिवृष्टि हो रही है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। और इसी तरह से जो हमारा साड़ा गांव है, लगातार हम सभी जगह देख रहे हैं, लेकिन साड़ा गांव भी एक तरफ से जो है गांव के जो हमारा गदरा है उसके ऊपर से जो है धस रहा है। तो उनके तमाम जो रास्ते बंद हो गए हैं, फसलों का टाइम आ गया है, भविष्य में गांव के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसके लिए माननीय जिलाधिकारी से हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत हो गई है। जैसे इसी तरह से जसपुर सिल्याण का गांव है, वहाँ में भी बहुत ज़्यादा धसा, कई ऐसे गांव हैं। तो इनके लिए पिलंग का गांव है, तो इसके लिए भूवैज्ञानिकों की एक जो जैसी बरसात थोड़ा कम होता है, भूवैज्ञानिकों की टीम जाएगी, उसका सर्वेक्षण करेगी कि अगर गांव वास्तव में खतरे में, उसको विस्थापित करने की जरूरत है, उसके लिए विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। और अगर नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसको ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इधर लंढौरा में गन्ना सीजन शुरू होते ही कस्बे और आसपास के गांव जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। गन्ना कोल्हुओं पर रबड़, प्लास्टिक और टायर जलाए जाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। नगर पंचायत लंढौरा के वार्ड 8 के सभासद मोहम्मद रब्बान ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहरीले धुएं से वार्ड में दर्जनों लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है, जबकि सांस की बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। रब्बान ने बताया कि कस्बे में दर्जनों कोल्हू धुआं उगल रहे हैं, लेकिन लक्सर मार्ग पर भूरा और सिद्धू नामक व्यक्तियों के कोल्हुओं पर सबसे ज्यादा रबर और प्लास्टिक जलाया जा रहा है। समर्थक समीम ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता के कैंसर से मौत हो चुकी है और उनकी मां भी इसी बीमारी से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय कार्रवाई केवल खानापूर्ति बनकर रह जाती है। सील किए गए कोल्हू अगले ही दिन दोबारा चालू हो जाते हैं और कस्बे में धुआं फैलाने लगते हैं। पन्नी, चप्पल और कपड़ा जो फूका जा रहा है, इससे प्रदूषण हो रहा है, नुकसान दिया जा रहा है सभी आदमियों को। और इसमें कुछ इंतकाल बहुत काफी आदमी करके हमारे वार्ड से, हमारे भी छल्ला पड़ा हुआ, हमें भी सांस की दिक्कत आवे, उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। अगर इस तरीके से चलता रहता तो फिर पूरे कस्बे को परेशानी उठानी पड़ रही और भी इसमें
पीड़ित होंगे। हम तो ये चाहते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने अलाउ है भाई, खोई वगैरह फूका करते हैं, पहले अपनी खोई वगैरह फूक, पन्नी वगैरह कपड़ा वगैरह ना फूको, जो आवाम जनता को नुकसान हो जिसमें। कैंसर में लगभग 1 साल हो गया, वही जी धुआं चरखी में पन्नी वगैरह फूकती है, चप्पल वगैरह, उसी वजह से काफी टाइम हो गया। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त ही सबको उठानी चाहिए आवाज, सबके लिए ये तो एक के लिए तो नहीं है। हमारे वार्ड में 5-6 साल से कैंसर के पीड़ित होके लोग मर रहे हैं और इसकी समस्या ये है कि ये जो कोल्लू चरखी है, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है और इस बीमारी से मेरे वार्ड नंबर 8 में इतने लोग मर चुके हैं। एक वार्ड में 20 या 30 कैंसर हो रहे, तो 9 वार्ड है, 9 वार्ड में कितने होंगे। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी भी जल्दी हो सके मैं प्रशासन से, शासन से यही अपील करूंगा कि बहुत जल्दी इस काम को रोका जाए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालुआ घाट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को भाजपा ने धूमधाम के साथ मनाया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के बड़े स्तंभ और पुरोधा थे। भाजपा ने जो मुकाम हासिल किया है, पंडित उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलकर किया है। पंडित उपाध्याय की सोच थी कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार पहुंचे। इस सिद्धांत पर भाजपा चल रही है। पंडित दीनदयाल जी की जो जयंती बनाई गई, इस पर सुबह माल्यार्पण और स्वच्छता में विशेष ध्यान दिया गया और अनेकों लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और लगातार नगर पालिका का प्रयास है कि हर वार्ड में जाकर स्वच्छता अभियान के तहत लोगों से सहयोग की अपील भी कर रही है। आज इनके जन्म दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक विचार थे उनके कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास होना चाहिए और सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत हैं। अंतिम छोर में व्यक्ति जो बैठा है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ हो, चाहे जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। जनसंघ के लोकप्रिय आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाई और निश्चित रूप से पंडित जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अंत में बैठे हुए व्यक्ति का उदय किया और अंत्योदय की सोच रखकर अंत में बैठे हुए व्यक्ति का विकास के बारे में सोच रखी। आज प्रत्येक कार्यकर्ता दूर दराज जहां अंत में जहां विकास नहीं पहुंचता, पहले उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी जन्म जयंती पर हम सब ने अभी माल्यार्पण किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सामाजिक लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, उनको याद किया। वो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत बड़े पुरोधा हैं और आज जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची है वो उनके ही सिद्धांतों के आधार पर पहुंची है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि जो उनकी सोच थी एकात्म मानववाद, अंतिम छोर पर बैठे हुए अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो, जो सबसे गरीब, कुचला, दबा वर्ग है, उसको आगे लाने के लिए जो सोच उनकी थी उस पर भारतीय जनता पार्टी अब काम कर रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आपदा ने उत्तराखंड के बिजली तंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार राज्य भर में बिजली व्यवस्था को पहले की तरह पटरी पर आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि विभाग ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए अस्थायी व्यवस्था में से आपूर्ति को सुचारू कर दिया है। यूपीसीएल के अनुसार आपदा ने पावर सिस्टम को बड़ा झटका दिया। लगभग 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। आपदा में 5988 पोल प्रभावित हो गए। करीब 419 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए या बह गए। आपदा ने 125 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया। आपदा के दौरान कई जगहों पर पावर ब्रेकडाउन की स्थिति बनी हुई है। अन्य स्थानों से अस्थायी व्यवस्था लागू कर आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी मरम्मत का काम जारी है। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने।
बल्कि हमारे तो इसमें 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमारी कई लाइनें, पोल, कंडक्टर और आपके ट्रांसफार्मर तक बह गए, वो हमें मिले ही नहीं। उसके बाद हमने सप्लाई रिस्टोर कर, नए सामान लेकर के सप्लाई रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इसमें हमारी इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हुई, क्योंकि हम उसको जितना जल्दी हम कर पाते थे, क्योंकि सड़क न होने के कारण सड़क टूटी थी, सामान ले जाने में हमें दिक्कत आई। तो लेकिन हमने आज की तारीख में हमारे पास कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। हमारे 100% हमने जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर लिया और लोगों को बिजली मिलने लगी। और इधर जनपद उत्तरकाशी के गाजना क्षेत्र के गोरसाडा गांव के इंद्रमणि पिछले 7 सालों से सऊदी अरब में फंसा हुआ है, जहां उससे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। परिवारजनों का कहना है कि वह सऊदी में किसी कंपनी में वाहन चालक के रूप में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, पर अचानक 2019 में वाहन दुर्घटना होने पर उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा काटने के बाद कंपनी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर रखा है और उन्हें बंधुआ मजदूरी के तौर पर वहां रखा हुआ है, जिसके कारण वह स्वदेश नहीं आने दिया जा रहा है उन्हें। आज परिवारजनों ने जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी को मिलकर उन्हें स्वदेश वापस लाने की गुहार लगाई है। मेरे पिता जो कि श्री इंद्रमणि नौटियाल सऊदी अरब में फंसे हुए हैं 8 साल से, उसी के बारे में मैं जिलाधिकारी सर से मिलने आई थी। उनसे आश्वासन मिला है कि वो इस बात पे कार्रवाई करेंगे आगे। मेरे पिता जो हैं वहाँ 2018 में गए थे और 19 में उनके साथ एक कैजुअल्टी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 1 साल की सज़ा काट ली है। लेकिन वहाँ के जो मालिक है वो उन्होंने उन्हें अभी तक बंधुआ मजदूर बना रखा है और स्वदेश वापसी नहीं भेज रहे हैं उन्हें। उन्हें यही आश्वासन दिया है कि मैं इस बारे में आगे बात करूँगा और आपको ज़रूर इस बारे में आगे जाके कुछ जानकारी दूँगा। मामला सऊदी अरब में हमारे जो इंद्रमणि नौटियाल हैं वो एक कंपनी में काम करते थे, जिस कंपनी में वो गाड़ी चलाते थे। तो गाड़ी चलाते उनका कोई हादसा हो गया था। तो जिस हादसे के शिकार में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो 1 साल की जो वहाँ पर सजा भी काट ली है। लेकिन अब कंपनी की जो गलती थी, कंपनी ने जो है मेरे ख्याल से इंस्टॉल्ड नहीं था। कंपनी ने जो है उनको इंद्रमणि नौटियाल जी को जो है अपने कंपनी में ही अपने पास ही रखा। उनका जो है पासपोर्ट वगैरह उनका जब्त कर रखा है और उनको जो है हिंदुस्तान आने नहीं दिया जा रहा है। तो अब मेरा जो है जिला अधिकारी जी के माध्यम से अपने विदेश मंत्रालय से निवेदन है, इंद्रमणि नौटियाल जी के जो उनका परिवार आज जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनकी आजीविका का उनका संकट है। स्वदेश वापसी के लिए जो है उनका सकारात्मक पहल कर उनको जो है स्वदेश वापस लाया जाए। और उधर चौतरमठ में आईटीबीपी ने स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित की। डांडो गांव में 1 दिवसीय स्वास्थ्य जन जागरूकता शिविर आयोजित किया। प्रथम वाहिनी आईटीबीपी के सीएमओ के नेतृत्व में यह अभियान सीमांत स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत किया गया। शिविर में डांडो वार्ड की मातृशक्ति को सशक्त नारी और मजबूत परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके साथ ही बुजुर्गों और बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। आईटीबीपी की मेडिकल टीम ने महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।